स्टूडेंट्स वेलकम टू प्रिय अकेडमी में चारू अग्रवाल। आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ काव्य शास्त्र के शॉर्ट क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस जो है ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। और सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए हमारा, काव्य के जो तत्व गिनाए गए हैं उनमें से किसी दो तत्वों पे चर्चा कीजिए। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आंसर देखते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही इससे पहले की जो वीडियोस आ गई है उन्हें देख लीजिएगा, अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए काव्य के चार तत्व बताए गए हैं। पहला है भाव तत्व, दूसरा कल्पना तत्व, फिर बुद्धि तत्व और फिर आता है शैली तत्व। पहला देखिए बुद्धि तत्व। कला और काव्य यानी कि साहित्य में बुद्धि तत्व और हृदय तत्व समन्वित रूप से उपस्थित रहते हैं। महादेवी वर्मा की मान्यता है कि काव्य में बुद्धि तत्व से अनुशासित रहकर सक्रियता आती है। इसी से उसका दर्शन न तो बौद्धिक तर्क प्रणाली है और न सूक्ष्म बिंदु तक पहुंचने वाली विशेष विचार पद्धति। यदि भाव तत्व द्वारा कला के युगीन कलेवर का निर्माण होता है तो बुद्धि तत्व के द्वारा कलेवर को अलंबित मिलता है। कहने का मतलब है कि जो बुद्धि तत्व होता है वो क्या होता है, काव्य में या कला में क्या होता है, वो समन्वित होता है, यानी कि उसमें जुड़ा होता है, उसमें मिला हुआ होता है। ठीक है, तो महादेवी वर्मा क्या कहती हैं कि जो बुद्धि तत्व होता है वो क्या करता है, हमें अनुशासित मतलब हमें अनुशासित करता है, अनुशासन हमारे अंदर लाता है। ठीक है, यानी कि जब भी हम काव्य को लिखें तो हम किसी फ्लो में ना बह जाएं, हम ओवरफ्लो ना हो जाएं। ठीक है, यानी कि एक ही फीलिंग में बहुत ज्यादा ना खो जाएं। ठीक है, तो वो ध्यान रखते हुए क्या करता है, बुद्धि तत्व हम आगे अंदर अनुशासन लाता है और ओवरफ्लो होने से हमें रोकता है। ठीक है, इसलिए वो कहती है कि जो बुद्धि तत्व है अगर वो हमारे काव्य में है तो इससे क्या होगा कि उसका दर्शन कैसा होगा कि ना तो बौद्धिक तर्क प्रणाली होगी उसमें, ठीक है, और ना ही सूक्ष्म बिंदु तक पहुंचने वाली कोई भी विशेष विचार पद्धति उसमें होगी। ठीक है, उसके बाद देखिए बुद्धि भावों को स्पष्ट करने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। बुद्धि क्या करती है, भावों को स्पष्ट करने का कार्य करती है। कवि और संगीतकार विचार शक्ति के द्वारा अपनी अनुभूतियों को इस प्रकार व्यक्त करते हैं कि सहृदय भी उन अनुभूतियों को समान रूप से रसायनबद्ध करते हैं। ठीक है, आगे देखिए भावों को श्रृंखलाबद्ध करने का श्रेय किससे जाता है, बुद्धि को जाता है। कलाकार को हृदय में उद्भूत भावनाएं अव्यवस्थित होती हैं। कलाकार का हृदय कैसा होता है, उसका जो हृदय होता है उसमें सभी तरीके की भावनाएं जो होती हैं वो निवास कर रही होती हैं, वो रह गई होती है। तो वो क्या करते हैं कि वो जो भावनाएं होती हैं वो अव्यवस्थित होती हैं। ठीक है, यानी कि वो एक तरीके से व्यवस्थित नहीं होती, वो उन्हें ये नहीं पता होता किस समय पर कौन सी फीलिंग्स आनी है। लेकिन बुद्धि क्या काम करती है, बुद्धि ही इन्हें व्यवस्था लाती है, यानी कि बुद्धि की ही मदद से हमारी जो फीलिंग्स होती है, हमारी जो भावनाएं होती हैं वो सही समय पर बाहर आती हैं। ठीक है, अतः कलाकार द्वारा बुद्धि तत्व की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यानी कि उपेक्षा करना क्या होता है, उसे छोड़ना या फिर उसकी हीन करना या उसकी बेइज्जती करना या उसे अलग करना, तो ये काम हम नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम एक कलाकार हैं तो हम बुद्धि तत्व को महत्व देंगे। फिर आता है भाव तत्व। भाव तत्व के लिए अंग्रेजी में क्या शब्द का प्रयोग होता है, इमोशन शब्द का। किसका, इमोशन शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, जिसका संबंध मन में होने वाली उत्तेजनाओं या चंचलता से है। यानी कि हमारे मन में जो भी उत्तेजनाएं होती हैं, जो भी भाव उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं, हम इमोशन कहते हैं। पीटी युंग इसके लिए कहते हैं कि भाव व्यक्ति की अनुभूतियों, चेष्टाओं एवं पेशीय गतियों से संबंधित वह अव्यवस्थित या उद्दीप्त अवस्था है जो कि विशेष मनोवैज्ञानिक परिस्थिति में उत्पन्न होती है। ठीक है, भाव के प्रमुख लक्षण निम्न है। पहला देखिए व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था क्या है, भाव है। दूसरा, भाव व्यक्ति की स्नायु की अचानक गतिविधि के कारण हुई स्नायविक परिवर्तन है। दूसरा, भाव किसी विशेष मनोवैज्ञानिक परिस्थिति में उद्दीप्त होते हैं। व्यापक रूप में देखा जाए तो भाव में ऐसी मनोवैज्ञानिक दशाएं और अनुभूतियों को समन्वित किया जाता है जिन्हें सूक्ष्म रूप में अनेक भेदों में व्यक्त किया जा सकता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आचार्य मम्मट द्वारा निर्दिष्ट काव्य प्रयोजनों का उल्लेख कीजिए। आंसर देखिए, आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में काव्य प्रयोजनों का उल्लेख इस प्रकार किया है। काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवे तक्षते संघा परिनिवृत्ते कांता संपित त्योपदेश युद्धे। अर्थात काव्य के 6 प्रमुख प्रयोजन हैं।
यश प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति, व्यवहार ज्ञान, शिविक तक्षति यानी अमंगल की शांति, और संघा परिनिवृत्ति है आत्म शांति, कांता संपित उपदेश यानी प्रेयसी के समान मधुर उपदेश। मम्मट के काव्य प्रयोजन अत्यंत व्यापक है। ये काव्य के कर्ता अर्थात कवि के प्रयोजनों को भी व्यक्त करते हैं और काव्य के श्रोता यानी पाठक के प्रयोजनों को भी समन्विष्ट किए हुए यानी कि पाठकों का जो प्रयोजन होता है उसे भी दिखाते हैं। मम्मट ने संघा परिनिवृत्ति को सकल मौलिकभूत प्रयोजन माना है, अर्थात कविता पढ़ने के साथ तुरंत ही इसके अलौकिक व्यापार के कारण पाठक के मन में आत्म शांति जगती है। वह काव्यानंद उसे परम शांति देता है। कविता का उपदेश प्रेयसी के उपदेश के समान मधुर होता है, जिसकी अवहेलना नहीं हो सकती। इसके अतिरिक्त काव्य से यश, धन, व्यवहार, ज्ञान एवं मंगल से रक्षा भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मम्मट द्वारा बताए गए काव्य प्रयोजनों में शिविर तक्षते से क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य होता है शिव मंगल की रक्षा। ठीक है, या तो अमंगल से रक्षा या फिर शिव मंगल की रक्षा। ठीक है, दो ही नाम आएंगे इसके। तो शिव मंगल की रक्षा के नाम से भी इसका प्रयोग होता है। इसके दो रूप माने जाते हैं, कौन कौन से? एक स्वेष्टा से यानी कि अनिष्ट निवारण के बाद कल्याण की कामना। जो ग्रंथ होते हैं ये अपने लिए लिखे जाते हैं। किसके लिए? अपने लिए लिखे जाते हैं, अपने कल्याण के लिए लिखे जाते हैं। इसका प्रारंभ देव स्तुति से होता है। ठीक है, आचार्य मम्मट के अनुसार मयूर कवि ने सूर्य से अपने कोढ़ निवारण की प्रार्थना के लिए क्या लिखा था? सूर्य शतक की रचना की थी। और तुलसीदास ने हनुमान बाहु की रचना की थी, क्योंकि उनकी बाहु में पीड़ा थी जिससे वो निवारण चाहते थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है समाज कल्याण की भावना। ठीक है, यानी कि ये वाली जो रचना होती है समाज के लिए लिखी जाती है। इसमें देश और समाज का हित निहित होता है। देश और हित का, समाज का जो हित होता है वो इसमें मिला होता है। प्राचीन काल से लेकर आज तक का उपदेशात्मक, नीति युक्त, राष्ट्रीय भावना से युक्त और वर्तमान काल की प्रगतिवादी साहित्य और आम आदमी की समस्याओं का वर्णन करती हुई समानता कहानी इसी कोटि में आती है। देखिए इसमें क्या है कि प्राचीन काल से जो भी कहानी चलती आ गई है, जिसमें कि उपदेश आपको दिया जाए, राष्ट्रीय भावना जिसमें मिली हो, या प्रगतिवादी साहित्य हो, या आम आदमी की जुड़ी हुई कोई भी समस्याएं हो, तो वो सब किस में आती हैं? इसी कोटि में आ जाती हैं। ठीक है, फिर हमारे सामने आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। दंडी ने कितने काव्य हेतु माने हैं? दंडी ने देखिए 3 काव्य हेतु माने हैं। कौन कौन से? प्रतिभा, अध्ययन और अभ्यास। ठीक है, तीनों उन्होंने क्या माना है कि अगर तीनों का सम्मिलित रूप है तभी क्या है? वो एक काव्य हेतु है। ठीक है, इसके लिए पंक्ति है, नैसर्गिकी च प्रतिभा शुतम च बाहु निर्मलम आनंद च अभियोग्यस्याः कारणम काव्य संपदा। इसके बाद देखिए, इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि प्रतिभा के अभाव में भी अध्ययन तथा अभ्यास के कारण सरस्वती सेवकों पर कृपालु कहती हैं। डॉक्टर राजवंश सहाय हीरा के अनुसार दंडी ने 2 प्रकार की काव्य कोटियां स्वीकार की है। पहला उत्तम, दूसरा सामान्य। उत्तम में देखिए वो क्या कहते हैं, इसमें प्रतिभा, अध्ययन और अभ्यास की अनिवार्यता स्वीकार की गई है। साथ ही सामान्य में ये है, काव्य प्रतिभा के अभाव में भी अध्ययन और अभ्यास द्वारा निर्मित हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काव्य हेतु में प्रतिभा का क्या महत्व है? काव्य हेतु में प्रतिभा को सर्वोपरि महत्व है। आचार्य ने इसकी व्याख्या भी की है, मतलब अलग अलग आचार्य इसकी व्याख्या में कहते हैं। भट्टोत कहते हैं, प्रजा नव नवोन्मेष शालिनी प्रतिभामतः, अर्थात वह शक्ति जो नवीन नवीन विचार उत्पन्न करने वाली हो। दूसरा, रुद्रट में क्या कहते हैं, स्थिर चित्त में जिस गुण के कारण अनेक प्रकार की व्याख्या का स्फुरण हो वह शक्ति प्रतिभा है। थर्ड, कुंतक की मान्यता है, प्रकांतनाघतन संस्कार परिपाक पूर्ण प्रतिभा कचिदेव कवि शक्ति पूर्व जन्म तथा उस जन्म के संस्कार से उत्पन्न विशेष शक्ति प्रौढ़ रूप धारण करने पर प्रतिभा कही जा सकती है। सामान्य रूप से कहा जा सकता है कि प्रतिभा ऐसी जन्मजात विशेषता या शक्ति है जो नवीन सृजन में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काव्य हेतु के संबंध में रीतिकालीन हिंदी आचार्यों में से किन्हीं 2 को प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए
काव्य हेतु जो है उससे संबंध बताना है, ठीक है। और उसके संबंध में गीतिकालीन कवि क्या कहते हैं, गीतिकालीन जो हिंदी आचार्य हैं वो क्या कहते हैं, वो हमें बताना है। क्योंकि इसके बारे में अभी हमने जो देखा मम्मट वगैरह, ये सब कौन है, ये सब है संस्कृत कवि, ठीक है। अब हमें बताना है गीतिकाल के जो हिंदी कवि थे उनसे संबंध, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कुलपति को लिया है, फिर श्रीपति को लिया है। कुलपति देखिए क्या कहते हैं, शब्द अर्थ जितने बने नीति भ्रांति कवित सुधि धावन समर्थ्य नित्य कागण कवि को चित, यानी कविता का कारण शक्ति व्युत्पत्ति अभ्यास तीनों जानिए। श्रीपति कहते हैं ये काव्य हेतुओं की संख्या को क्या करते हैं, 6 मानते हैं। शक्ति निपुणता लोकमत विपत्ति और अभ्यास अगु प्रतिभा ते होत है ताको ललित प्रकाश, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन है, आचार्य मम्मट के काव्य लक्षणों पर प्रकाश डालिए। आंसर देखिए, आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में काव्य के लक्षणों पर प्रकाश डालते हुए कहा है, तदोष शब्दार्थो सगुण अलंकृति पुनः क्वपि, अर्थात काव्य दोष रहित गुण युक्त और कभी कभी अलंकारों से रहित शब्दार्थ है। इस परिभाषा से काव्य के संबंध में मम्मट की निम्न अवधारणाएं व्यक्त होती हैं। पहला देखिए, काव्य शब्द न होकर शब्दार्थ है। दूसरा, काव्य ऐसा शब्दार्थ है जो दोष रहित हो। तीसरा, शब्दार्थ को गुणयुक्त भी होना चाहिए। चौथा, अलंकार काव्य के अनिवार्य तत्व नहीं है। स्पष्ट है कि मम्मट रसवादी आचार्य थे, इसलिए वे अलंकार रहित शब्दार्थ को भी काव्य मानने के पक्ष में है। काव्य की दोषहीनता भी आवश्यक है। गुण की सत्ता रस पर निर्भर है। अतः यदि काव्य गुणयुक्त होगा तो उसे सरसता आ जानी स्वाभाविक है। मम्मट की काव्य परिभाषा शाब्दिक उपयुक्त है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य की आत्मा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी कि काव्य की आत्मा के बारे में बताना है। जिस प्रकार आत्मा के अभाव में शरीर निष्प्राण हो जाता है, उसी प्रकार काव्य का वह प्रमुख तत्व जिसके अभाव में उसका काव्यत्व निष्प्राण हो जाता है, काव्य की आत्मा कहलाती है, ठीक है। यानी कि वह तत्व जिसके बिना काव्य अधूरा है वो क्या कहलाती है, काव्य की आत्मा कहलाती है। इस दृष्टि से काव्य शास्त्र ने 6 संप्रदायों का विकास किया और इन संप्रदायों और इनके प्रवर्तकों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, भगत मुनि। अलंकार संप्रदाय के हैं आचार्य भामा। वक्रोक्ति संप्रदाय के हैं आचार्य कुंतक। रीति संप्रदाय के आचार्य वामन। औचित्य संप्रदाय के आचार्य क्षेमेंद्र और ध्वनि संप्रदाय के आचार्य आनंद वर्धन। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसे जरूर याद कर लीजिएगा। क्या है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो नाम है ये आपको याद करने हैं, संप्रदाय और संप्रदाय के प्रवर्तक। ये इससे जुड़े क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पक्का आने वाले हैं, ठीक है। आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन भी, ठीक है। प्रत्येक संप्रदाय में काव्य की आत्मा पर विचार हुआ और आचार्यों ने अपने मत को वरीयता देते हुए अपने द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय को महत्व देते हुए उसे काव्य की आत्मा कहा। अलंकारवादी अलंकार को काव्य की आत्मा मानते हैं तो रीतिवादी रीति को काव्य का प्राण तत्व बताते हैं। रसवादी रस को और ध्वनिवादी ध्वनि को काव्य का प्राण तत्व मानते हैं। वस्तुतः अलंकार, रीति, वक्रोक्ति आदि काव्य के बाह्य तत्व हैं, जबकि रस ध्वनि काव्य के आंतरिक तत्व हैं। अधिकांश विद्वान रस को काव्य का प्राण तत्व मानते हैं। रस व्यंग्य होता है, अतः उसका संबंध ध्वनि से जुड़ जाता है। इसलिए कुछ आचार्य रस ध्वनि को काव्य आत्मा पद पर प्रतिष्ठित करते हैं, यानी कि किसे मानते हैं, रस ध्वनि को क्या मानते हैं, काव्य की आत्मा मानते हैं। वस्तुतः रस काव्य का आंतरिक तत्व है और रसानुभूति ही काव्य का प्रमुख प्रयोजन है, अतः रस को काव्य की आत्मा मानना समीचीन है। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य क्षेमेंद्र ने सभी तत्वों का उचित समन्वय करते हुए औचित्य को काव्य की आत्मा माना है। किसे माना है, औचित्य को काव्य की आत्मा माना है। किसने माना है, आचार्य क्षेमेंद्र ने माना है। किंतु औचित्य कोई तत्व नहीं है, अतः निष्कर्ष रूप से रस को ही काव्य का प्राण तत्व या आत्मा स्वीकार करना उचित होगा, ठीक है। किसे, रस को ही काव्य का प्राण तत्व या आत्मा मानना ही सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मम्मट के अनुसार काव्य लक्षण की विवेचना कीजिए। अब यहाँ पे बताना है कि मम्मट के अनुसार काव्य लक्षण क्या है, ठीक है। आंसर देखिए, संस्कृत काव्य शास्त्र के प्रमुख विद्वान आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में काव्य की निम्न परिभाषा दी है। तददोष शब्दार्थो सगुण अलंकृति पुनः कपि, अर्थात काव्य होता है वह शब्द और अर्थ जो दोष से रहित हो, यानी कि काव्य क्या होता है, वह शब्द या अर्थ जो दोष से रहित हो, ठीक है।
गुण से मंडित हो तथा कभी कभी अलंकार से रहित भी हो सकता है। इस परिभाषा के आधार पर काव्य के निम्नलिखित लक्षण सामने आते हैं। शब्दार्थों का अर्थ क्या होता है? अर्थात काव्य शब्द और अर्थ के योग हो। अदोषो यानी कि अर्थात काव्य दोष से रहित होना चाहिए। सगुणों अर्थात काव्य गुण युक्त होना चाहिए। और अलंकृति पुनः कपि अर्थात काव्य में अलंकार अनिवार्य नहीं है। मम्मट के काव्य लक्षण की विवेचना। ठीक है, अदोषों का अर्थ क्या हुआ? मम्मट ने काव्य का एक लक्षण दोषहीनता माना है। मम्मट ने पहले आचार्य बामन और भोजराज ने भी अपनी परिभाषाओं में दोषहीनता का उल्लेख किया है। आचार्य विश्वनाथ ने दोषहीनता को काव्य परिभाषा में स्थान देना अनुपयुक्त माना, क्योंकि दोषहीन काव्य आकाश कुसुमवत अर्थात असंभव है। दोष इतने सूक्ष्म और व्यापक होते हैं कि कवि के सावधान रहने पर भी उसकी रचनाओं में दोष आ ही जाते हैं। जब दोषहीनता ही नहीं है तब दोषहीनता के को काव्य लक्षणों में स्थान देना कहाँ उचित होगा। विश्वनाथ का यह भी मत है कि दोषों के आ जाने से काव्य का काव्यत्व नष्ट नहीं होता। उसी प्रकार जैसे कीड़े द्वारा काटे जाने पर रत्न का रत्नत्व समाप्त नहीं होता, हाँ उसका मूल्य अवश्य कम हो जाता है। निष्कर्ष यह है कि दोष काव्य के सौंदर्य में व्याघात तो उत्पन्न करते हैं किंतु उसका काव्यत्व नष्ट नहीं करते। सगुण, मम्मट ने काव्य के गुण युक्त होना स्वीकार किया है, यानी कि काव्य को गुणयुक्त माना है। ठीक है, पर आचार्य विश्वनाथ ने मम्मट के काव्य लक्षण में सगुणों पद की आलोचना की है। उनके अनुसार सगुणों शब्दार्थों का विश्लेषण कदापि नहीं हो सकता। वस्तुतः गुण रस का धर्म है, शब्दार्थ का नहीं। इस संबंध में आचार्य बलदेव उपाध्याय ने मम्मट का पक्ष लेते हुए कहा है कि काव्य लक्षण के अंतर्गत सगुणों का प्रयोग अनुचित नहीं है। रस की अभिव्यक्ति के लिए कवि गुण की सत्ता पर ही विशेष बल देता है, इसलिए मम्मट का सगुणों पद अनुपयुक्त नहीं है। वस्तुतः सगुणों से सरसों की अव्यंजना होती है। अलंकृति पुनः कपि, मम्मट अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानते हैं। उनके अनुसार अलंकार काव्य में होने तो चाहिए, पर वे काव्य के ऐसे तत्व नहीं जिनके अभाव में काव्य का काव्यत्व नष्ट हो जाएगा। अलंकार से रहित होने पर भी कोई सरस उक्ति कविता की श्रेणी में ही गिनी जाएगी। विशेष बल देने वाले आचार्यगण मम्मट के इस मत को आलोचना करते हैं। अलंकारवादी आचार्य जयदेव ने तो यहाँ तक कहा है कि अलंकार काव्य का स्वाभाविक धर्म है, उसी प्रकार से जैसे उष्णता आग का धर्म है। अतः बिना अलंकारों के कोई रचना काव्य हो ही नहीं सकती। मम्मट रसवादी आचार्य थे, अतः वह काव्य में अलंकारों की अपेक्षा गुण और रस पर विशेष बल देते हुए दिखाई पड़ते हैं। मम्मट कौन थे? रसवादी कवि। ठीक है, कौन थे? रसवादी कवि। तो जब वो रसवादी कवि थे तो वो क्या करते थे? वो अलंकारों पे ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, वो किस पे? गुण और रस पे ज्यादा ध्यान देते थे। किस पे ध्यान देते थे? गुण और रस पे ज्यादा ध्यान देते थे। ठीक है, फिर आता है शब्दार्थों। काव्य शब्द है अथवा शब्दार्थ। इस विषय में विद्वानों के दो वर्ग हैं। एक वर्ग उन आचार्यों का है जो काव्य को शब्दार्थ स्वीकार करते हैं। मम्मट इसी वर्ग के आचार्य हैं। उनके अतिरिक्त आचार्य भामा, वामन, रुद्रट आदि काव्य को शब्दार्थ स्वीकार किया है। इस मत के अनुसार काव्य ना तो शब्द के सौष्ठव का फल है और ना ही अर्थ के सौंदर्य का विलास। प्रत्युक्त शब्द और अर्थ दोनों ही काव्य पद के सृष्टि करते हैं। यदि काव्य को शब्द सृष्टि मान लिया जाए तो गुण, अलंकार, दोषहीनता आदि का काव्य से कोई संबंध ही नहीं रहेगा, क्योंकि ये केवल शब्द से ही नहीं अपितु शब्दार्थ से संबंध रखते हैं। शब्दार्थ के स्थान पर काव्य को शब्द मानने वाले आचार्य दंडी, विश्वनाथ तथा पंडितराज जगन्नाथ इसके अनुसार काव्य में शब्द की प्रधानता है, अर्थ तो गौण रूप से स्वतः उसका अनुयायी बनकर आ ही जाता है। आगे देखिए, वस्तुतः यह विवाद तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि शब्द और अर्थ एक दूसरे से अभिन्न है। अतः काव्य को शब्दार्थ कहना अनुपयुक्त नहीं कहा जा सकता है। आगे देखिए, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य लक्षण की विवेचना कीजिए। आंसर देखिए, साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ ने मम्मट के काव्य लक्षण का तर्कपूर्ण खंडन किया है। उन्होंने काव्य की निम्न परिभाषा प्रस्तुत की है। वो कहते हैं, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रस से पूर्ण काव्य ही काव्य है। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि आचार्य विश्वनाथ ने रस को ही काव्य की प्रमुख तत्व माना है, जबकि उनकी पूर्ववर्ती आचार्यों ने
गुण संपन्नता और अलंकारिकता पर बल दिया है। बाबू गुलाब राय ने इस परिभाषा को स्पष्ट करते हुए कहा है कि रसात्मक से काव्य के अनुभूति पक्ष की और वाक्य से कला पक्ष की अभिविन्ना होती है, पर इस परिभाषा में रस की व्याख्या अपेक्षित है। डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने भी इस परिभाषा में रस शब्द की व्याख्या की है। उनके अनुसार यदि रस का शास्त्रीय अर्थ ग्रहण करें तो इस परिभाषा के कारण काव्य का क्षेत्र अत्यंत संकीर्ण हो जाएगा। बिहारी और केशव के अनेक उक्तियां जिनमें रस की पूर्ण निष्पत्ति नहीं है, केवल अलंकार या उक्ति वैचित्र्य का ही चमत्कार है, वे सब काव्य क्षेत्र से बहिष्कृत हो जाएंगे। अतः डॉक्टर मिश्र का यह सुझाव है कि यहाँ रस का अर्थ सरसता या माधुर्य समझना चाहिए, अर्थात इस अर्थ में यह परिभाषा व्यापक हो जाएगी और अलंकार, उक्ति, वैचित्र्य आदि को अपने में समन्वित कर लेगा। आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, काव्य हेतु व काव्य प्रयोजन में अंतर बताइए। सामान्य व्यवहार में प्रयोजन और हेतु दोनों शब्दों का एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जैसे आपके यहाँ आने का क्या प्रयोजन है, वाक्य में प्रयोजन के स्थान पर हेतु शब्द को रखकर उसी अर्थ में यह भी कहा जा सकता है आप यहाँ किस हेतु आते हैं या आपका यहाँ आने का क्या हेतु है। यहाँ शाब्दिक अंतर न होकर तात्विक अंतर दृष्टिगोचर होता है। हेतु का अर्थ होता है कारण, जो कारण संरचना करने के लिए प्रेरित करे, जिसे प्रेरक कारण भी कहा जाता है, वह है हेतु। वह कारण रचयिता के लिए उसका स्वभाव सिद्ध करने या उसके लिए सजग कारण है, जिसमें कोई फल कामना नहीं होती। जब रचयिता किसी प्रकार के पहले ही इच्छा करने लगते हैं तो उसे अमुक प्रकार का लाभ मिले और तब रचना में प्रवृत्त होता है, तो उस कारण को प्रयोजन कहते हैं। दोनों का अंतर कैसे और किसने का अंतर होता है। रचना कैसे की जाती है इसका पता हेतु देता है, और रचना किसने या क्यों की जाती है ये प्रयोजन बताता है। प्रयोजन अथवा उद्देश्य फल या परिणाम का संबंध रचयिता से भी होता है और साहित्य से भी होता है। प्रयोजन में फल की इच्छा का योग रहता है। ये तीन प्रकार के होते हैं, रचयिताकृत, साहित्यता और उभयकृत। कवि में काव्य प्रणायन की सामर्थ्य उत्पन्न करने वाले साधनों को काव्य हेतु या काव्य के कारण कहा जाता है। काव्य हेतु तीन है, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। निरंतर काव्य रचना का प्रयास करते रहना ही क्या होता है, अभ्यास कहलाता है। अभ्यास से काव्य रचना में परिष्कार आता है और वह निरंतर परिष्कृत और परिमार्जित हो जाती है। आगे देखिए, प्रयोजन से तात्पर्य उन उपलब्धियों से है जो किसी कार्य से प्राप्त होती है। काव्य रचना में कवि का जो उद्देश्य होता है वही क्या होता है, काव्य प्रयोजन होता है। भगत मुनि ने आनंद साधना को काव्य का प्रयोजन माना है। आचार्य भामा ने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, कीर्ति, आनंद आदि काव्य प्रयोजन माने हैं। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो वीडियो है वो कंप्लीट होती है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आपने अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इससे पहले की वीडियोस हैं वो अगर नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसका जो PDF है वो भी मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी, वहां से ले लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।